हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सभी व्यूवर्स का मेरे चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। मेरा नाम है राजा मियाँ। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत शॉर्ट स्टोरीज़ के जिस चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे, अर्थात द लास्ट चाइल्ड का, तो इसका 3 पार्ट ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है। आज हम लोगों को 4th पार्ट यानी चौथे पार्ट का अध्ययन करना है। जो 3 पार्ट इसके पहले डाउनलोड हुए हैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक ओपन करके उसको वॉच कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि जो भी व्यूवर्स या स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ हेल्दी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि इसी प्रकार से लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। तो आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं इसकी स्टडी। जो आज का 4th पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होगा कि एक स्वीट्स मीट सेलर अर्थात एक मिठाई विक्रेता हॉग्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस। तो एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस का मतलब होता है प्रवेश द्वार का कोना। तो इन लाइनों में जो राइटर है वो ये बोलना चाह रहा है कि एक मिठाई विक्रेता प्रवेश द्वार के कोने पर गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी चिल्लाया। आइए इसको एक बार और देखते हैं। ए स्वीट मीट सेलर हॉग्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस। अर्थात एक मिठाई विक्रेता प्रवेश द्वार के कोने पर गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी चिल्लाया। एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑन एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। तो इसकी मीनिंग पहले देख लेते हैं। क्राउड का मतलब होता है भीड़, प्रेस्ड का मतलब दबना नहीं, यहाँ पे प्रेस्ड का मतलब होगा आकर्षित होना। राउंड हिज काउंटर का मतलब उसकी मेज़ के चारों ओर। एट द फुट का मतलब 1 फुट की दूरी पर। एन आर्किटेक्चर का मतलब बनाई गई। ऑफ मैनी कलर मतलब बहुत सारे रंगों की। स्वीट्स का मतलब मिठाइयाँ। डेकोरेटेड का मतलब सजाई गई। विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड्स का मतलब सोने चांदी की पत्तियों से। तो सोने चांदी की पत्ती रियल में तो नहीं, लेकिन आपने देखा होगा जो स्वीट्स होती हैं उनके ऊपर प्लास्टिक रहती है सोने चांदी की पत्तियों की तरह। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे राइटर बोल रहा है। तो इसकी मीनिंग इस प्रकार से होगी कि एक भीड़ उसके काउंटर के आसपास आकर्षित हुई और 1 फुट की दूरी पर बहुत सारे कलर की बनाई गई मिठाइयाँ सोने और चांदी की पत्तियों से सजाई गई थी। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड। स्टेयर्ड का मतलब होता है घूरना, ओपन आइड का मतलब खुली आंखों से, एंड हिज माउथ वाटर्ड का मतलब वो उसके मुंह में पानी आ गया। फॉर द बर्फ़ी, उस बर्फ़ी के लिए। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, जो उसकी पसंदीदा मिठाई थी। तो इन लाइनों को इस प्रकार से बोलेंगे कि वो बच्चा खुली आंखों से घूरने लगा और उसके मुंह में बर्फ़ी के लिए पानी आ गया जो कि उसकी पसंदीदा मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मर्मर्ड। स्लोली मर्मर्ड का मतलब हुआ धीरे से बोलना। तो वो धीरे से बोला मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वो आधा जानता था। दैट ही बेग्ड, दैट हिज प्लिया। तो प्लिया का मतलब याचना करना होता है, बेग का मतलब भी यहाँ पे याचना करना या निवेदन करना हुआ। दोनों का मतलब एक ही है। वुड नॉट बी हीडेड, हीडेड का मतलब होता है स्वीकार करना या ध्यान देना। The child stared open-eyed and his mouth watered for the बर्फ़ी that was his favorite sweet. I want that बर्फ़ी, he slowly murmured, but he half knew. लेकिन वो आधा जानता था। He begged that his पिलिया, जिस की वो याचना कर रहा है, would not be heeded. Heeded का मतलब हुआ फ्रेंड्स कि ध्यान देना। would not be heeded, ध्यान नहीं दिया जाएगा। Because his parents, क्योंकि उसके माता पिता would से बोलेंगे he was greedy, वो लालची है। So without wasting for an answer, सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, तो बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए हुए ही मूव्ड ऑन। मूव्ड ऑन का मतलब आगे बढ़ गया। तो वो जानता था कि उसके माता पिता जो है वो उसकी बात पे या उसकी निवेदन पे ध्यान नहीं देंगे, तो इसी कारण बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए हुए वो आगे बढ़ गया। नेक्स्ट पैराग्राफ। ए फ्लावर सेलर हॉग्ड। फ्लावर सेलर का मतलब वो फूल विक्रेता। हॉग्ड का मतलब बोला। ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गार्लैंड का मतलब होता है माला। तो गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला एक फूल विक्रेता बोला। द चाइल्ड सीम्ड इरिसिस्टिबली ड्रॉन,
बाय द इम्प्लिकेबल स्वीटनेस ऑफ द सेंट्स। तो मीनिंग देख लें यहाँ पे, सीम्ड का मतलब प्रतीत होता था, इरिसिस्टेबली का मतलब होता है प्रबल रूप से, इम्प्लिकेबल का मतलब हुआ कठोर, और ड्रान का मतलब खिंचा हुआ, स्वीटनेस ऑफ द सेंट्स का मतलब मधुरता की सुगंध, सेंट्स का मतलब समझते होंगे आप, सुगंध। तो इन लाइनों में जो राइटर है वो ये बोल रहा है कि वो लड़का उस सुगंध की कठोर मधुरता से प्रबल रूप से खिंचा हुआ प्रतीत हुआ। दैट केम, जो आती थी, फ्लोटिंग ऑन द विंग्स, फ्लोटिंग का मतलब तैरते हुए, विंग्स का मतलब पंखों पर, ऑन द विंग्स का मतलब पंखों पर, तो जो आती थी पंखों पर तैरते हुए, ऑफ द लैंग्विड एयर। लैंग्विड एयर का मतलब होता है कि ठंडी हवा, यहाँ पे जो सेंस होगा लैंग्विड एयर का वो ठंडी हवा से होगा। तो जो ठंडी हवा के पंखों पर तैरती हुई आती थी। इसको एक बार और देख लेते हैं। दैट केम फ्लोटिंग ऑन द विंग्स ऑफ द लैंग्विड एयर, जो कि ठंडी हवा के पंखों पर तैरते हुए आती थी। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स वेयर हीप्ड। तो ही वेंट, वो गया, टुवर्ड्स द बास्केट, टोकरी के पास या टोकरी की तरफ, वेयर द फ्लावर्स, जहाँ पर फूलों को, वेयर हीप्ड, ढेर लगाया गया था, जहाँ पर फूलों का ढेर लगाया गया था। एंड हाफ मर्मर्ड, हाफ मर्मर्ड का मतलब होता है कि आधा बड़बड़ाया या आधा बोला। मर्मर्ड का मतलब होता है धीरे से बोलना। एंड हाफ मर्मर्ड, आई वांट दैट गार्लैंड। अब यहाँ पे जो बालक है वो अपने पेरेंट्स से बोल रहा है कि आई वांट दैट गार्लैंड, अर्थात मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दे वेयर चीप। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था, हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, वुड रिफ्यूज़, इनकार कर देंगे, टू बाई हिम, उसके लिए ख़रीदने को, दोज फ्लावर्स, उन फूलों को, बिकॉज, क्योंकि, दे वुड से, वे बोलेंगे, दे वेयर चीप, वे सस्ते हैं। तो बालक आधा जानता था, बट ही वेल न्यू, लेकिन वो जानता था अच्छी तरह से, वेल न्यू का मतलब अच्छी तरह से जानता था, हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, वुड रिफ्यूज़, इनकार कर देंगे, टू बाई हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दे वेयर चीप, उसके लिए उन फूलों को खरीदने से इनकार कर देंगे क्योंकि वे बोलेंगे कि जो फूल है वो घटिया है। चीप का मतलब घटिया या सस्ता है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए हुए वो आगे बढ़ गया। मूव्ड ऑन का मतलब होता है कि आगे निकल जाना या बढ़ जाना। अब नेक्स्ट लाइन में जो ये राइटर है वो बोल रहा है कि ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स। तो ए मैन, एक व्यक्ति, स्टूड यानी खड़ा था, होल्डिंग ए पोल, एक बल्ली को पकड़े हुए, विद येलो एंड ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, अर्थात एक व्यक्ति एक बल्ली को पकड़े हुए खड़ा था जिससे कि पीले, हरे और बैगनी कलर के गुब्बारे उड़ रहे थे। फ्लाइंग फ्रॉम इट का मतलब इससे उड़ रहे थे, अर्थात उस बल्ली से। इसको फिर से देखते हैं। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, अर्थात एक व्यक्ति एक बल्ली को पकड़े खड़ा था जिससे कि पीले, लाल, हरे और बैगनी कलर के गुब्बारे उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड, सिंपली कैरिड का मतलब साधारणतया खींचा हुआ, अवे, बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर्स। तो मीनिंग देख लेते हैं। रेनबो ग्लोरी का मतलब होता है इंद्रधनुषीय सौंदर्य, और सिल्कन कलर्स का मतलब रेशमी रंग होता है। तो द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन, अर्थात वो बच्चा साधारण रूप से खींचा हुआ चला गया उन, रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन का मतलब इंद्रधनुषीय सौंदर्य से साधारणतः आकर्षित हो गया। ठीक है, तो इन लाइनों में जो राइटर है वो ये बोल रहा है कि वो बालक उन रेशमी रंगों के इंद्रधनुषीय सौंदर्य से साधारणतः आकर्षित हो गया। एंड ही वॉज पॉसेस्ड, पॉसेस्ड का मतलब होता है अधिकार या कब्जा होना, बाई एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पॉसेस देम ऑल। तो यहाँ पे जो मीनिंग होगी, ओवरवेलमिंग डिज़ायर का मतलब होता है न रोके जा सकने वाली इच्छा, डिज़ायर का मतलब इच्छा होता है। एंड ही पॉसेस्ड बाई एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पॉसेस देम ऑल, अर्थात वो रोके न जा सकने वाली इच्छा के अधीन हो गया, यानी
एंड ही वॉज पॉसेस्ड यानी वो अधीन हो गया बाई एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, एक न रोके जा सकने वाली इच्छा के, टू पॉसेस देम ऑल। अब लास्ट में देखिए राइटर बोला टू पॉसेस देम ऑल, तो यहाँ पे टू पॉसेस देम ऑल का मतलब हुआ वही चीज़ें जिनके लिए बालक जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उन सारी चीज़ों पे पॉसेसेस का मतलब अधिकार पाने के लिए, अर्थात उनको ले लेने के लिए जो बालक था, जो बच्चा था, उसके मन में एक इच्छा जागी। तो इन लाइनों को इस प्रकार से देखेंगे कि एंड ही वॉज पॉसेस्ड बाय एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पॉसेस देम ऑल, अर्थात वो रोके न जा सकने वाली इच्छा के अधीन हो गया और उन सभी को अधिकार में कर लेने की या ले लेने की उसकी इच्छा थी। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम। तो बाई हिम का मतलब उसके लिए, नेवर का मतलब कभी नहीं, बाई यानी खरीदेंगे, हिम यानी उसके लिए। तो वो अच्छी तरह से जानता था कि उसके माता पिता उसके लिए कभी नहीं खरीदेंगे द बैलून्स, उन गुब्बारों को, बिकॉज क्योंकि दे वुड से, वे बोलेंगे, ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले, कि वो इतना बड़ा हो गया है कि वो उससे खेल नहीं सकता। टू ओल्ड टू प्ले का मतलब इतना समझदार हो गया है या इतना बड़ा हो गया कि अब वो गुब्बारों से खेलने के लायक नहीं है। तो आइए इसको एक बार और देख लेते हैं। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम द बैलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद टॉयज, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि उसके माता पिता उस गुब्बारे को उसके लिए कभी नहीं खरीदेंगे और वे कहेंगे कि उसकी आयु इतनी हो गई है कि वो उन खिलौनों के साथ नहीं खेल सकता। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, तो वॉक का मतलब चल दिया या आगे बढ़ा, ऑन फर्दर का मतलब आगे और आगे, तो इसलिए वो और आगे चला। सो ही वॉकड ऑन फर्दर का मतलब इसलिए वो और आगे बढ़ा। नेक्स्ट पैराग्राफ, ए जगलर stood playing a flute to a snake which could itself in a basket। तो यहाँ पे जगलर का मतलब हुआ सपेरा फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे जगलर का मतलब सपेरा, स्टूड प्लेइंग खड़ा होके बजा रहा था, फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी, स्नेक का मतलब सांप, क्वाइल्ड का मतलब होता है कुंडली मारकर बैठना, इटसेल्फ का मतलब अपने आप को, इन ए बास्केट का मतलब एक बास्केट में। तो इन लाइनों में जो पोएट है, जो राइटर है, वो ये बोल रहा है कि एक सपेरा एक सांप के सामने बांसुरी बजाते हुए खड़ा था जो कि एक टोकरी में कुंडली मारकर बैठा था। ए जगलर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक, एक सांप के सामने एक सपेरा बीन बजा रहा था, विच क्वाइल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट, जो अपने आप को कुंडली मारे एक बास्केट में बैठा था। इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान। तो रेस्ट का मतलब उठा हुआ था, ग्रेसफुल का मतलब होता है शान से, बेंड मतलब झुका, लाइक द नेक गर्दन की तरह, ऑफ स्वान का मतलब हंस के। तो इस लाइन का मतलब हुआ कि इसका शान से उठा हुआ सिर एक हंस के गर्दन की तरह झुका था। इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, अर्थात इसका शान से उठा हुआ सिर या अभिमान से उठा हुआ सिर एक हंस के गर्दन की तरह झुका था। वाइल मतलब जबकि, द म्यूजिक इज टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रीपिंग ऑफ ए मिनिएच्योर वाटरफॉल। तो मिनिएच्योर का मतलब होता है छोटे आकार का, स्टोल का मतलब चुपके चुपके से, मीनिंग आप देख लें, वाइल का मतलब जबकि, द म्यूजिक वो संगीत, स्टोल का मतलब चुपके चुपके, इनटू का मतलब उस में, इनविजिबल ईयर्स का मतलब जो अदृश्य है, कान है, लाइक द जेंटल रिपिंग का मतलब होता है लहराना, मिनिएच्योर का मतलब छोटे आकार का, वाटरफॉल का मतलब झरना। तो इन लाइनों में जो राइटर है वो ये बता रहा है कि जबकि वो संगीत, वाइल का मतलब जबकि, वह संगीत छोटे झरनों की तरह साधारण लहरों में चुपके से या धीरे से प्रवेश करता था। इसको फिर से देखते हैं। वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपिंग ऑफ ए मिनिएच्योर वाटरफॉल, अर्थात जबकि वो संगीत छोटे झरनों की तरह साधारण लहरों में चुपके से धीरे से प्रवेश करता था। द चाइल्ड वेंट टुवार्ड्स द जगलर, द चाइल्ड का मतलब वो बच्चा, वेंट का मतलब गया, टुवार्ड्स द जगलर मतलब सपेरे की ओर,
वो लड़का सपेरे की ओर गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूज़िक। तो यहाँ पे देखिए कोर्स म्यूज़िक का मतलब होता है भद्दा संगीत। बट का मतलब लेकिन, नोइंग हिज पेरेंट्स लेकिन जानते हुए अपने माता पिता को, हैड फॉरबिडन, फॉरबिडन का मतलब रोकना या मना करना, हिम उसे, टू हियर सुनने को, सच कोर्स म्यूजिक इस प्रकार के भद्दे संगीत, एज द जगलर जैसा कि वो जादूगर प्लेड बजा रहा था। ही प्रोसीडेड फर्दर। तो ही प्रोसीडेड फर्दर का मतलब वो आगे बढ़ा। इसको फिर से देखते हैं। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द जगलर, वो बच्चा उस सपेरे के पास गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, लेकिन ये जानते हुए कि उसके माता पिता ने उसे रोका है या मना किया है, टू हियर सच कोर्स सुनने के लिए इस प्रकार का संगीत, एज द जगलर्स प्लेड जैसा कि वो सपेरा बजा रहा था। ही प्रोसीडेड फर्दर। तो ही प्रोसीडेड फर्दर का मतलब हुआ कि वो और आगे बढ़ा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। इसका जो 3-4 पैराग्राफ और बचा है, लास्ट का रिमेनिंग पार्ट्स, आई थिंक 5th पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आज 4th पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग प्लीज़ माइंड मत करिएगा, इसमें जो है वो काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो 5 पार्ट में ये होगा कंप्लीट। आज इसका 4th पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं फिर इसके लास्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।